तो बागेश्वर का रण किसमें कितना दम, मसला प्रत्याशी का है, प्रश्न भी है और पॉलिटिक्स भी है। उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चंदन रामदास बड़ा नाम, उनका निधन हुआ और निधन के बाद सीट खाली हुई। स्वाभाविक है अब इस सीट पर चुनाव होगा। बीजेपी कांग्रेस रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बागेश्वर से आखिरकार किसको रण में उतारा जाए। बीजेपी कह रही है कि निर्विरोध जीत मिलेगी और दावा यह कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारना चाहिए। वैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर में चुनाव होने के आसार हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दावा कर रहे हैं कि निर्विरोध, तो सवाल यह कि क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वैसे 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी इस सीट से रणजीत दास थे और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। बीजेपी के चंदन राम दास चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बने, उनका निधन और अब सीट खाली। इसमें एक फैक्टर और है और वो फैक्टर है कांग्रेस के बड़े चेहरे प्रदीप टम्टा। क्या वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल अभी खबर यह है कि टम्टा ने मना कर दिया है कि वो इस सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते। अल्मोड़ा सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी भी तलाश पाएगी या फिर ग्राउंड छोड़ देगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई होने लगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा जहां इस चुनाव में विपक्षी दलों से ही प्रत्याशी न खड़ा करने की अपील कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शासनकाल में जब उपचुनाव हुए तो भाजपा ने कभी भी ये नियम अपने ऊपर लागू नहीं किया। चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम तैयार किया है और अच्छा होगा। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से अपील भी करूंगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्याशी तैयार होने वाला भी नहीं है और हम बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ गया तो प्रचंड बहुमत से जीतेगा। मैं किसी भी एमएलए की यहाँ की उपचुनाव में मेरी कोई चाहत नहीं है और हमारे संगठन को, चाहे प्रदेश संगठन और राज्य, मैं जहाँ चाहता हूँ, जहाँ की मैं तैयार हूँ, अगर पार्टी वहाँ पर मेरे नाम पर विचार करेगी तो मैं एक पार्टी के। चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों की जमानत जब्त होने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर चुनावी जमीन खिसकते देख विपक्षी दलों से प्रत्याशी न उतारने की बात कह रही है। चंदन रामदास जी का जो देहांत हुआ है वो पूरे प्रदेश के लिए एक सदमे से कम नहीं है, तो इसलिए जो आम जनता है वो भी इस सदमे से उभरने के लिए प्रयास कर रही है और ताकि आने वाले दिनों में सब लोगों ने एक मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदन रामदास जी को एक लंबे अरसे से देखा है और उनके काम को भी सराहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो माननीय चंदन रामदास जी के काम से प्रभावित है और उनके कमी को जो है कैसे पूरा किया जाएगा। बहुत ही हास्यास्पद बयान था, आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमको भी पढ़ने को मिला। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि उसके पैरों के नीचे से सियासी ज़मीन खिसक रही है। उनको पता है कि उन्होंने दलितों के लिए प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कुछ नहीं किया। उनको पता है कि सल्ट में जगदीश हत्याकांड और उत्तरकाशी के मोरी में जो आयुष को रात भर कोयलों से जलाया गया, उसके चलते दलित समाज खासा नाराज़ है और चंदन रामदास जी की जो मृत्यु है वो अपने आप प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। बागेश्वर विधानसभा में हमें सबसे अधिक मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था और बागेश्वर की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसा हमें उम्मीद है कि बागेश्वर का उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
ने युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किए, जो अंकिता का भंडारी हत्याकांड का मामला सामने आया और जो 8 फरवरी को जो प्रदेश के युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसके मद्देनजर भी हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि बागेश्वर उपचुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में अभी से ही सियासत गरमाने लगी है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों से प्रत्याशी न उतारने की गुजारिश की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी से बीजेपी को चुनाव में हारा हुआ बताने का काम कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि बागेश्वर की जनता अपने इस उपचुनाव में किसे ताज सौंपती है और किस दल को बाहर का रास्ता दिखाती है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बागेश्वर का रण, सस्पेंस प्रत्याशी को लेकर प्रश्न और दिलचस्प पॉलिटिक्स। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी, कांग्रेस का तेजतर्रार युवा चेहरा, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। साथ ही साथ रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और कुछ ही देर में वीरेंद्र बिष्ट, बीजेपी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं आनंद जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं गरिमा जी से इस चर्चा की शुरुआत नहीं कर रहा, इसके पीछे एक वजह है। आनंद जी, मैंने सही सुना आप बागेश्वर की तैयारी कर रहे हैं? रविंद्र आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से प्लीज कनेक्ट करेंगे। गरिमा जी, बीजेपी कह रही है कि प्रत्याशी ना उतारिए तो ज्यादा बेहतर है, फजीयत करवाने से अच्छा ही है कि प्रत्याशी मत उतारिए। कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में मत मारी गई है, इसलिए क्योंकि आप पहले दलित समाज के साथ खूब अत्याचार और अन्याय करेंगे और उसके बाद आप ये चाहेंगे कि निखालित राजनीतिक दल, देखिए हमारे मुखौटे नहीं है, हम बहरूपिये नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक मुखौटा है केवल कि कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस कहता है कि हम सामाजिक संगठन है, लेकिन पूरी तरह से राजनीति आरएसएस करता है। उसी तरह से हमारा कोई दूसरा मुखौटा नहीं है। अब जब हम विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे भैया? हम यहाँ चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर निर्विरोध व्यक्ति जीत जाए इसलिए कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ जाए। आपने जो दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया है, चंदन राम दास जी को स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आपके दो अफसरान ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर मना कर दिया, जिसकी वजह से असामयिक उनका निधन हो गया, उसके बाद से पूरे बागेश्वर में ये चर्चा बिल्कुल आग की तरह फैल चुकी है कि स्थानीय सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा मना करी, हेली एम्बुलेंस भेजने को मना किया। इसके चंदन राम दास जी समय से पहले हमको, देखिए बीमारी तो उनको बहुत गंभीर थी, लेकिन वो और कुछ वक्त हमारे बीच में रह सकते थे। फिर मैंने सल्ट के जगदीश की बात करी, सल्ट के जगदीश की 27 हड्डियां तोड़ी गई और सर पे हथौड़ा मार के उसकी हत्या की गई, इसलिए क्योंकि उसने अंतर्जातीय विवाह किया था। दलित समाज का जगदीश कितना ये भाजपा के दर्द उठा, ये बताइए, किसका दिल पसीजा जगदीश के लिए। उसके बाद उत्तरकाशी के मोरी में एक आयुष नाम के 19 वर्षीय युवक को रात भर कोयले से जलाकर सिर्फ इसलिए जलाया गया कि उसने मंदिर में प्रवेश कर दिया। तो ये 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज जब पौड़ी के इनके पदाधिकारी की बेटी की शादी मुस्लिम से हो रही है तो ये कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी है। भैया कांग्रेस क्यों रूढ़िवादी बातें कर रही? कांग्रेस ने तो कभी रूढ़िवादी बातें ही नहीं करी। बात भी आप ही करते हो, फिर उसके बाद अपना दामन भी आप ही छुड़ाते हो। तो आज 21वीं सदी में अगर एक दलित जाति के बच्चे को मंदिर में प्रवेश की वजह से कोयलों से जलाया जाता है, मौन रहती है गरिमा जी, तो क्या इसका बदला नहीं लेगी बागेश्वर? ठीक, गरिमा जी, यानी कुल मिलाकर इतने ज्यादा प्रताड़ित किया है बीजेपी ने और अपने ही मंत्री को भी, तो आप तो बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं? देखिए, चुनाव जिताना और हराना जनता जनार्दन के हाथ में है। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं इतना अन्याय हुआ है, दलितों के खिलाफ भी हुआ है, और आप सुनिए, वाई शुड आई बी ओवर कॉन्फिडेंट? मैं ओवर कॉन्फिडेंस में विश्वास नहीं रखती। ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं, आपके अंदर ये कहने की हिम्मत तो होगी ना कि हम चुनाव जीत जाएंगे।
मैं बात ये मैंने कर रहा हूं। कहा है, मैंने अपनी आज जितनी भी चैनलों को बाइट दी, मैंने सब में कहा कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक। हमारे हाथ में कर्म होता है, हमारे हाथ में फल कभी नहीं होता। फल ऊपर वाले बिल्कुल, के हाथ अच्छी में बात होता है, अच्छी हम बात अपना है। अच्छा अच्छा, कर्म करेंगे। अच्छी बात है। आपके जी। पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी है बागेश्वर में? डेफिनेटली, क्यों नहीं। हमारा पहले भी प्रत्याशी जो है बहुत ही दमखम के संग बागेश्वर की जनता की सेवा करता आया है। हाँ। तो अलग बात है कि बहुत ही मामूली अंतर से वो किसी वजह से चूक गया चुनाव में। हाँ, तो मतलब लेकिन उन्हीं को ही जी। चेहरा बना के आप उतारें, क्योंकि प्रदीप टमटा जी कह रहे हैं मैं उपचुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरा लक्ष्य कुछ और है। देखिए, टमटा जी का अपना प्रेरोगेटिव है, अपना विशेष अधिकार है, वो रजामंदी दें या ना दें। अब बागेश्वर से चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, पैनल में नाम किसका गया है किसका नहीं गया है, ये मेरा पार्टी हाईकमान तय करता है। ये गरिमा दसौनी जैसी छोटी मतलब कुल कार्यकर्ता मिलाकर नहीं आप मैदान नहीं छोड़ेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। डेफिनेटली। ठीक, क्यों ओके। हम चुनाव मैदान छोड़ेंगे। ओके, आनंद जी, जी चावला मैं जी। इस चर्चा की शुरुआत वैसे आपके साथ करना चाह रहा था, जी लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। जी। ये मैंने सही सुना कि आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है हाँ हाँ, और जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो उत्तराखंड में हो, पूरे देश में हाँ। कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जो ना लड़े। पहली चीज आपको क्लियर है। मालूम है आनंद जी, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, पता है। पता है आपको? जी। तो प्रत्याशी है आपके पास बागेश्वर में? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं चावला जी, आपको जानकारी का अभाव है। हाँ, मुझे जानकारी का अभाव है, प्लीज। हमारे पास वहाँ पर बहुत दमदार कैंडिडेट है, हाँ। एडवोकेट बसंत कुमार जी और जी जी जी। हाँ, कोई बात। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र मैं आपकी जानकारी में बता दूं, मैंने इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं आपके मुंह से ये सुनना चाह रहा था कि बसंत जी को टिकट देंगे ना आप। जी जी। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे। थोड़ा बहुत जी। माना कि आप लोगों की तरह इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन जी। थोड़ा बहुत ही है सर। हाँ जी, तो मतलब नहीं। बसंत जी आपके चेहरे होंगे बागेश्वर में कुल मिलाकर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आप यही कह रहे हैं ना? एक और बात कह दूं मैं आपसे। जी। चावला जी, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हमें बागेश्वर में ही प्राप्त हुआ है। यस। और बागेश्वर की जनता ने आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हाँ। और हमें उम्मीद है कि इस उपचुनाव में, क्योंकि 2-3 बार से बसंत कुमार जी ने चुनाव वहां लड़ा है, इस बार वहां की जनता बसंत कुमार को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। आपने अधूरी बात बताई, मेरे पास थोड़ा, मैंने कहा ना आप लोगों की तरह मेरे पास ज्ञान नहीं है जी, आप आंकड़े बता दीजिए। और माना ये भी गया कि आप ही की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई, जी है ना? हमें लगता है हम कांग्रेस की वजह से चुनाव हार गए। ओके, हाँ, अच्छी थ्योरी है। बिल्कुल, हमने कांग्रेस को बहुत जगह हराया है ना। हाँ, कांग्रेस तो बहुत जगह हराया है। आमना सामना हुआ है, कांग्रेस को गरिमा पकड़ने जी, देने का यही काम देखिए, आम आदमी पार्टी ने किया है। यही पंजाब में हमने यही इनकी बात जमानतें जब्त कराई, दिल्ली में हमने इनकी जमानतें जब्त कराई। अब इंटरप्ट मत कीजिए, सुन लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस कह रही हूँ, कमाल का ओवर कॉन्फिडेंस। गरिमा जी का ऑडियो बिल्कुल उठाइए। कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि हम से आप हार गए। अरे आप तो 70 की 70 सीट जीत रहे थे रविंद्र भाई, वो तो कांग्रेस आ गई बीच में। गरिमा जी, यही बात मैं इसीलिए चर्चा की शुरुआत जो है आनंद भाई से करना चाह रहा था। आनंद भाई एक मिनट रुको ना। कितना कमाल का ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए कि हम जीत रहे थे, वो तो कांग्रेस बीच में आ गई। तुम सही हो, कोई बेस है ये बेस बता रहा हूँ गरिमा जी। आपकी की सरकार थी ना। एक मिनट रुकिए ना। अरे यहाँ की छोड़ दीजिए आप, यहाँ कोई बेस नहीं है, वो जनता ने बता दिया आपको। गरिमा जी, नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। वो सही कह रहे हैं, जब बसंत जी चुनाव लड़े थे, जो आप चुनाव हारे, मैं इसी वजह से इस चर्चा की शुरुआत इनसे कर रहा था। जब आप चुनाव हारे उस सीट से, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर बसंत जी का था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा गरिमा जी? यही थी ना हकीकत, वरना आपका प्रत्याशी तो चुनाव जीत ही गया था। ये जो वोट बैंक की सेंधमारी करते हैं या वोट कटुआ बनकर यहाँ आए थे, अब आप उन्हें वोट कटुआ हुआ, अच्छा चलिए ठीक है, वो जीत नहीं सकते लेकिन आपको हरा तो सकते हैं। जहाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, वहाँ आम आदमी पार्टी चले आती है। ठीक है, ओके, पार्टी तो हमने कही भी ओके, गरिमा जी, रविंद्र आनंद ये कहते हैं कि हम जीत रहे थे, कांग्रेस हमारे वोट ले गई, तब हंसी आती है। अगर कांग्रेस ये कहे कि हमारा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के वोट काटने की वजह से रह गया, तो बात समझ में आती है।
वीरेंद्र जी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि कांग्रेस सरेंडर कर दे, आम आदमी पार्टी अपना विधायक इस बार आनंद भाई कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, रुक जाओ, अब रुक जाओ, कुछ ज्यादा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती भाई। 1 मिनट गरिमा जी, 1 मिनट। मैं एक बात जानना चाह रहा था वीरेंद्र जी, आप विपक्ष से ये अपील क्यों कर रहे हैं कि आप अपना प्रत्याशी बागेश्वर के रण में ना उतारें? जरा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे सर। नहीं, हमने कोई नहीं कहा है कि अपना जो है प्रत्याशी ना उतारे, इनके पास प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं निर्विरोध वाली बात कर रहे हैं आप, मैं समझा नहीं। नहीं, देखिए निर्विरोध का प्रश्न ये है कि देखिए लोकतंत्र में निर्विरोध होना बहुत मुश्किल है। ये महाराष्ट्र वगैरह में जो लोग ट्राई करते हैं वहाँ हो जाता है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर फैसले के कारण उनकी फैमिली में भाई एक मंत्री थे, कद्दावर नेता थे और लोकप्रिय नेता थे, अगर उनको निर्विरोधी लोग गिरा देते हैं तो उसका विषय था। लेकिन अच्छा, विषय था। नहीं, मैं एक मिनट, क्योंकि आपने कहा राविंद्र जी ने, आप लोग तो खैर पुराने साथी हैं सब लोग, कि आपको तो मालूम ही नहीं उत्तराखंड के बारे में कुछ। आनंद जी ने कहा अभी, मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाह रहा था, अगर मैं गलत हूंगा तो गरिमा जी करेक्ट कर दीजिएगा, वीरेंद्र जी करेक्ट कर दीजिएगा। साल 2007 और 12 ये वो वक्त था जब बीएसपी हरिद्वार क्षेत्र में काफी प्रभाव था उसका, और वहां से एक बड़ा चेहरा था सुरेंद्र राकेश, ठीक। और अगर जहां तक मुझे याद है, आगे काम आएगा आनंद भाई आपके भी, 2015 का वो दौर था जब सुरेंद्र राकेश का निधन हुआ, ठीक। और ममता राकेश, अगर मैं सही हूं तो ममता राकेश को हरीश रावत जी ने चुनावी रण में उतार दिया। आपने तब भी वहां से वीरेंद्र जी प्रत्याशी उतारा था, और कौन उतारा था? कौन उतारा था? आपने प्रत्याशी उतारा, और एक दौर वो भी रहा जहां पर भाभी और देवर को आमने सामने खड़ा कर दिया। नहीं तो फिर आप उनसे अपील कर रहे हो कि भैया ऐसा मत करो, ना ये अच्छी बात नहीं है। अरे कोई ऐसी अपील का प्रश्न नहीं है सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं निर्विरोध करना, तो यही होता है। अगर इन पे कोई वहाँ आधार है, ये लड़े चुनाव, मना किसने किया? लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। ये लोग, मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया सर, 2015 में आपने भी सुरेंद्र राकेश के सामने, आपने ममता राकेश के सामने प्रत्याशी उतारा। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अगर अपील कर भी दी है, अगर कह भी दिया है स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ने का इनको भी अधिकार है कि चुनाव लड़े, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए अगर ये कुछ प्रयास कर सकते हैं तो करें। नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है कांग्रेस के पास। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों ये गुजारिश कर रहे हैं? अरे भाई, कर दिया है तो कोई पाप नहीं किया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ऐसी बातें की जाती हैं, उन्होंने करा है। अच्छा, कि भाई उपचुनाव हो रहा है, अगर जो है विपक्ष मिलकर जो है उनको निर्विरोध चुनाव जिता देता है उनके परिवार को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई फोर्सली नहीं कहा है ना, ठीक। उनको कोई फोर्सली नहीं कहा कि नहीं भाई तुम चुनाव मत लड़ाइए, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं है। चुनाव लड़ना है, लड़िए ना। अगर आपका कोई आधार है तो लड़िए। आप किसानी बिजली खंबा नोचने वाली बात कांग्रेस गरिमा जी जवाब दीजिए। नहीं, बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही मुझे लगता है कि हिलेरियस है जो बात वीरेंद्र बिजली कर रहे हैं कि इनको अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है। अपील आपके प्रदेश नहीं है। अपील चुनाव न लड़ने की कांग्रेस से करबद्ध निवेदन आपके अध्यक्ष करते नजर आ रहे हैं, घुटने वो टेकते हुए नजर आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते वो नजर आ रहे हैं, और आपको सियासी जमीन हमारी खिसकती नजर आ रही है। अगर आप वहां पर मजबूत होते, अगर आपके खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, अगर आपने दलित समाज का कोई शोषण या अन्याय अत्याचार पर कुछ शब्द बोले होते या मुखर आप हुए होते उन पर अन्याय होते हुए देखकर, तो निश्चित तौर पर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोशिश और कवायद जो आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। मालूम चल जाएगा ना, चंदन राम कितने बार है खुल जाएंगे, पता चल जाएगा कितने बार है को जब लोग दी रही है, वो मालूम चल जाएगा आपको। दास जी की आप इसमें क्यों उतरा रही है? आप लोगों ने आपके पास तो कैंडिडेट जिससे आपने अप्रोच किया है, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। एक मिनट वीरेंद्र जी, 1 मिनट। गरिमा जी 1 मिनट। मैं आनंद जी के पास जाऊं क्योंकि मसला उपचुनाव का है, तो उपचुनाव का एक और बही खाता, क्योंकि आनंद जी ने बताया तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो
तब मैं इसीलिए आज एक और उपचुनाव का जिक्र कर देता हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। बाकी आप लोगों का विवेक। साल था 2013, विजय बोगड़ा जी को सीट चाहिए थी और किरण मंडल ने सितारगंज से सीट खाली की, बीजेपी प्रत्याशी। आनंद भाई गलत बोलूंगा तो टोक देना, ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, जब किरण मंडल ने सीट खाली की और विजय बोगड़ा वहां से चुनाव लड़ने गए, तब उस समय बेहड़ जी और उनियाल जी का बहुत बड़ा योगदान था। तब उस वक्त विजय बोगड़ा के खिलाफ एक प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे। उनका नाम था माननीय स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। ठीक जी। पंत जी चुनाव लड़ रहे थे। गरिमा जी, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ना, मैं उसी का एक थोड़ा सा उदाहरण देकर फिर मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगा। पंत जी से मैंने पूछा सितारगंज में जाकर, कहीं इंटीरियर वो प्रचार कर रहे थे, तो बोले कि, मैंने बोला कि आप यहां क्यों चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव तो हार जाओगे। जवाब उनका पता क्या था गरिमा जी? लाजवाब। बोले तिलक भाई, चुनाव हारूंगा तय है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। भले ही बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए, लेकिन बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हारूंगा लेकिन लड़ूंगा। यहां मसला वही है गरिमा जी, कि नहीं? आप दूसरा प्रकाश पंत चाहिए आपको, जो कम से कम यह कहे टमटा जी की तरह ना कि नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरी दिलचस्पी अल्मोड़ा में। प्लीज गरिमा जी। मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त पार्टी को जरूरत हो और जो भी पार्टी का आदेश हो उसका अनुपालन करना ही एक अनुशासित सिपाही का काम होता है। और यदि पार्टी आदेशित करे तो उसके बाद सीट दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। और प्रकाश पंत जी ने वही किया जो उनके संस्कार थे, जो उनको सिखाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रकाश पंत जी, अटल जी और ये सब लोग अपने साथ ही, सुषमा स्वराज जी अपने साथ ही उस भाजपा को ले गए जिस भाजपा की कसीदे पढ़े जाते थे। वो वैसे मानो सब मिलते नहीं। प्रकाश पंत जी से के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए मुझे पता है कि वो किस मेटल के वो आदमी थे। हाँ। और इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए। पार्टी का जो आदेश है, चाहे उसमें आपका पर्सनल कितना नफा नुकसान हो रहा है, उसको देखे बगैर। तो आपने भी तो उनके जाने के बाद प्रत्याशी उतारा ना उनकी सीट पर। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने तो कहा भाई, हम विशुद्ध राजनीतिक दल हैं। मैं शुरुआत में ही कह चुकी हूँ कि हम दो मुखौटे नहीं ओढ़ते। आरएसएस दुनिया जहान की राजनीति करता है, लेकिन कहता अपने को सामाजिक संगठन है। ठीक, तो सामाजिक संगठन नहीं है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है, जिसको सिर्फ आनंद जी चुनाव के सिवा और कुछ नहीं। तो ये लोग बहरूपिये हैं, इनके कथनी करनी में बहुत फर्क है। दूसरों के लिए लव जिहाद है, लेकिन अपने पदाधिकारी की बेटी अगर करे तो वो उसकी व्यक्तिगत नहीं। अभी मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, प्लीज, व्यक्तिगत नहीं। वीरेंद्र जी का ऑडियो। जिसके पास जा रहे हैं वो मना कर रहा है और किस तरीके से खिसिया रहे हैं कांग्रेस के नेता। आप देख नहीं, हम गए नहीं। ये आपसे किसने कह दिया कि प्रदीप टमटा जी को पार्टी ऑफर कर रही थी टिकट? प्रदीप टमटा जी ने अभी अपना स्टैंड क्लियर किया है कि मैं इच्छुक नहीं हूँ चुनाव लड़ने की। आपको किसने बोला कि पार्टी हाईकमान ने आदेश किया उनको? एक मिनट तो वो मानेंगे भी, शायद वो माने भी। एक मिनट प्रदीप टमटा जी के बारे में अभी, क्योंकि चर्चा कुछ और हो रही है, वरना टमटा जी वही कहते हैं जो हरीश रावत जी कहते हैं, तो इसलिए अभी उस विषय में मत जाइए। खैर, नहीं देखिए, आनंद जी को अगर आप इस तरह से बहुत ही बिलिटिल कर रहे हैं, नहीं, मैं वो मैडम वो सार्वजनिक रूप से ये बात को कबूल करते हैं कि हाँ मेरे रोल मॉडल है, इसमें गलत क्या है? कोई किसी का भी रोल मॉडल हो सकता है। भी वो करती है जो हरीश रावत। गरिमा जी, कोई किसी का भी रोल मॉडल हो सकता है, इसमें गलत क्या है? नहीं, बात रोल मॉडल अलग। हाँ, तो वो उनको रोल मॉडल मानते हैं वो अपना, तो इसमें गलत क्या है? ये उनको बौना करने वाली बात नहीं, मैं बोना नहीं कर रहा मैडम, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हो और वही रोल मॉडल कहे कि नहीं आपको यहाँ पर ये नहीं लड़ना, यहाँ लड़ना है, फिर नहीं, आपने कहा ना कि वो वही करते हैं जो हरीश रावत जी कहते हैं। वो खुद बोलते हैं। इस मामले में वो हरीश रावत जी की सलाह मानेंगे नहीं मानेंगे, ये ठीक है मैडम, मुझसे ज्यादा आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक मिनट रामेंद्र जी, ओके गरिमा जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जो हरीश रावत जी कहते हैं वो नहीं मानते, बस ये उसका स्तर नीचे करना है। नहीं, मैडम टमटा जी के जो शब्द थे मैंने वही बात कही थी, बाकी आपका विवेक, कोई बात नहीं। रविंद्र जी, अब मुझे एक बात बताइए, अब की जो स्थिति है, कांग्रेस चाह रही है कि 20 हो जाए मामला, और आप कह रहे हो कि एक हमारा कम से कम पहुंच जाए।
अब स्थिति यह आ गई कि अभी जो हालात हैं, अगर आप चुनावी रण में उतरते हैं तो वोट तो कांग्रेस का ही काटेंगे, ये तय है। तो फिर आप कांग्रेस की राह में ही तो रोड़ा बन रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नहीं? देखिए चावला जी, मैं भी तथ्यों पर बात करता हूं। मैं आपको चंपावत का उपचुनाव याद दिलाता हूं जी। चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना करा। आखिरकार क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ना था, उन्होंने एक महिला को रण में उतार दिया और ढंग से प्रचार भी नहीं किया। उसकी जमानत तो जब्त हुई, एक ऐतिहासिक जीत और भाजपा को मिल गई। ये है कांग्रेस का चरित्र, ये है कांग्रेस के नेता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप देखना कि बागेश्वर में भी इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा और आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीत करके दिखाएगी। तो यार आप ये अच्छा आनंद जी, एक कहानी में ट्विस्ट है। वीरेंद्र जी, आप देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गई। आप जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्विरोध वाली बात, आप भी तो ये अपील कर सकते हो कि भाई आपके पास प्रत्याशी नहीं है, हमारा प्रत्याशी है, हमारी मदद कर दो। जी बिल्कुल नहीं, हमने पंजाब में इनको दिखा दिया है, हमने इनको दिल्ली में दिखा दिया है। जहां भी कांग्रेस हमसे लड़ेगी, मुंह की खा के बैठेगी, ये तय है। और ये जानते हैं अंदर से, ये गरिमा जी भी जानती है। रविंद्र जी, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, ये बात देखिए, बहुत कम ऐसे प्रवक्ता बोलते हैं गरिमा जी। गुजरात चुनाव का थोड़ा सा अध्ययन करिएगा जी। वीरेंद्र जी की जीत का सहरा जो है वो भले ही है सीना तान के, ये रिकॉर्ड बना दिया हमने, लेकिन आपका योगदान उसमें इतना था कि कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, योगदान था आपका बीजेपी की जीत में, वहां गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐतिहासिक जीत में आपका जो योगदान था वही आप बात दोहरा रहे हैं कि इनके पास प्रत्याशी, हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं सनम, लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे। हम तो चंपावत नहीं लड़े ना, तो कांग्रेस ने सरेंडर क्यों किया? हाँ चावला जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ, क्यों किया सरेंडर? गरिमा जी जवाब दे देंगे, गरिमा जी बता देंगे आपको। गरिमा जी जल्दी से प्लीज। वीरेंद्र जी तो बस आज देख रहे हैं कि आपस में भिड़ने दीजिए, मामला हमारा ओके है। कहां नहीं कांग्रेस, कहां नहीं कार्यकर्ता? गरिमा जी प्लीज जल्दी से आप जवाब ले लीजिए ना, जवाब में लड़ते रहे। आज फिर से हरीश रावत जी ने गुटबाजी शुरू कर दी है। आज फिर हरीश रावत जी ने ये दिखा दिया है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को बेचारे भाजपा में शामिल होकर प्रवक्ता बन रहे हैं। रविंद्र आनंद का भी वही हाल है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात। अब इस प्रदेश की कोई भी पार्टी ऐसी बची नहीं है जहाँ ये गए नहीं है। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि जो निर्मला वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इतना तय है वीरेंद्र जी, अभी तो ये महज सुगबुगाहट है। इतना दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, ये इसके संकेत मिल गए आनंद जी की बातों से। खैर, आनंद जी की पार्टी वही है जिसमें उत्तराखंड में ये इल्जाम लगा कि प्रत्याशी बीजेपी के घर से तय हो रहे थे। जो छोड़ के गए उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा आनंद भाई, जो छोड़ के गए वही बता रहे थे कि प्रत्याशी बीजेपी के घर से तय हो रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ठीक, थैंक यू। और जमानत किस किस की जब्त नहीं हुई उसका रिकॉर्ड भी रखिए 2022 में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बागेश्वर का रण जहां पे प्रत्याशी को लेकर प्रश्न है, एक दिलचस्प पॉलिटिक्स भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।